हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस की में। और आप लोगों के लिए एक और नया क्लास आ चुका है जो कि बिहार पुलिस फायरमैन का प्रैक्टिस सेट होगा। और आप लोगों को बता दें, इसमें बिहार दरोगा और बिहार पुलिस से भी कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला, और आपको इस बार जरूर देखने को इसमें से कुछ क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे बिहार पुलिस के, और रिपीटेड क्वेश्चन है बिहार पुलिस फायरमैन के, कुछ रिपीटेड क्वेश्चन भी इसमें है, तो उसको जरूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर, जो कि आप लोग के स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक सामान्य मानव शरीर में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? इसमें सिंपली आप लोगों से पूछा जा रहा है क्रोमोसोम की संख्या एक आम आदमी में कितनी होती है। तो आप लोग के सामने ऑप्शंस हो जाते हैं 42, 43, 45, 46। बताइए आप क्या इसका सही जवाब दोगे। और बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये साइंस से है क्वेश्चन, तो बताइए इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा 46। और आपको बता दें ये 46 किस तरह से हो जाता है क्रोमोसोम्स एक आम आदमी के शरीर में। जैसे देखिए 23, इसको 43 जो हो गया, ये हमारा 23 पेयर होता है, इसी को हम लोग 23 पेयर बोलते हैं। कभी भी पूछा जाए 46 दे चाहे 23 पेयर दे, तो आप लोग 23 पेयर कर सकते हो या 46 करते हो, आप लोग का सही हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या दूसरे की ओर, जो कि आप लोग की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर के मोटो से, और आप लोग इसको इस बार ज़रूर देखने को आप लोग को एग्जाम में मिलेगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 2 की ओर। 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में भारत की मानव विकास सूचकांक रैंकिंग क्या है? ये आपसे पूछा जा रहा है कितनी है, बताइए। रैंकिंग पूछी जा रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है रैंकिंग का क्वेश्चन, और ये पूछा ही जाता है विश्व में हमारा, ये पूछा जा रहा है। तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है 131, 121, 111, 141। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका सही उत्तर बता दें। हमारा विश्व में हमारा भारत मानव विकास सूचकांक में 141वें रैंक पे है। और आपको कमेंट करके बताना है पहले रैंक पे कौन है ये मानव विकास सूचकांक पे, ये कमेंट करके बताना है, क्योंकि पहला और लास्ट और बीच का जो हमारा भारत का हो गया जिसमें रहते हो उसका ज़रूर पूछा जाता है। तो इसको अच्छे से देखिएगा, पहला आप लोगों को कमेंट करके बताना है और लास्ट में पिन कर दूंगा कमेंट में, समझ में आपको आ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या तीसरे की ओर, जो कि आप लोग के स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? आप लोगों को बताना है हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है, जो 3 रंग का होता है, बीच में अशोक चक्र होता है, उसको कब हमारे देश में अपनाया गया था, कितने तारीख को, किस वर्ष अपनाया गया था, ये बताइए। आप लोगों के सामने ऑप्शंस हो जाते हैं 12 जुलाई 1947, 12 अगस्त 1947, 22 अगस्त 1947, 12 जुलाई 1947। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा और किनके द्वारा इसे अपनाया गया था, ये भी आप लोगों को बताना है। तो चलिए इसका सही उत्तर आपको बता दें, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। जुलाई 1947 में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, ये आप लोग याद रखिएगा। पी वेंकैया के द्वारा इसे अपनाया गया था, पी वेंकैया के द्वारा इसे अपनाया गया था। इस नाम को आप लोग याद रखिए, वेंकैया के द्वारा अपनाया गया था, इसे याद रखिएगा। तो चलिए क्लियर होगा आपको ये प्रश्न, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी मैं करवा रहा हूँ, कम से कम 3 साल का सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा। आप लोगों को पसंद आया हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं अच्छी तरह से, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है क्वेश्चन को सेलेक्ट करके आप लोग के लिए लाने के में। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या चौथे की ओर। देखिए एक और आप लोग के लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन आ चुका है, जो कि प्रश्न संख्या 4 है। अकबरनामा किसने लिखा? ये क्वेश्चन कम से कम 5 से 6 बार पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन अकबरनामा किसने लिखा, ये हर एग्जाम में ही पूछा जाता है बिहार के। तो इसको बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। 5 से 6 बार पूछा जा चुका है, तो इसका सही से उत्तर दीजिएगा। आप लोग के सामने ऑप्शंस हैं, देख लीजिए। तो आप लोग को बता दें इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अबुल फजल ने अकबरनामा को लिखा था। अकबरनामा एक पुस्तक है और उसे अबुल फजल ने लिखा था, ये ध्यान में रखिएगा। और आप लोग को बताना है अब्दुल्ला कादिर ने कौन सी किताब लिखी थी, कौन सी पुस्तक लिखी थी, कमेंट करके आपको बताना है। ये भी आप लोग से पूछा जाता है, तो इसीलिए आप लोग को कमेंट करके बताना है। मैं बता चुका हूँ इसके बारे में, अब्दुल कादिर के बारे में, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 5वें की ओर बढ़ते हैं, जो कि आप लोग के स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस राज्य ने वैदिक एरोडियम फाउंडेशन की महत्वाकांक्षा योजना, ये याद रखिएगा, एक स्कूल और एक IAS लॉन्च किया है।
बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ये पूछा जा रहा है किस स्टेट ने इस फाउंडेशन के द्वारा 1 IS और 1 स्कूल के ये शुरू किया है और लॉन्च किया है। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। आप लोग के ऑप्शन हो जाता है तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और केरल। तो आप लोग को बता दें इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, केरल के द्वारा इसे शुरू किया गया है, वैदिक एरोडियम फाउंडेशन के द्वारा केरल में। ये याद रखिएगा 1 स्कूल 1 IS लॉन्च किया गया है केरल में। आप लोगों को क्लियर होगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 7 में की ओर, जो कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हाफिज किस सदी के कवि थे। ये बहुत ही हार्ड क्वेश्चन इस बार पूछा गया था, जो कि आप लोग के लिए मैं ये लेकर के आया हूँ, जो कि बिहार SI में पूछा जा चुका है। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। आप लोग के सामने ऑप्शन ये हो जाता है 19वीं सदी, 18वीं सदी, 16वीं सदी और 14वीं सदी। बताइए हाफिज किस सदी के कवि थे, ये पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा 14वीं सदी के हाफिज एक प्रसिद्ध कवि थे, ये याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 7वें की ओर, जो कि स्क्रीन के ऊपर आपके ये रहा। वर्तमान में सार्स में कितने सदस्य देश शामिल हैं। इसमें सिर्फ पूछा जा रहा है सार्स जो होता है इसमें कितने देश शामिल हैं बताइए। और आपको सार्स का फुल फॉर्म कमेंट करके बताना है। सार्स का फुल फॉर्म ये भी पूछा जाता है। तो बताइए इसमें कितने देश शामिल हैं। तो आप लोग इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 8 देश सार्स में शामिल हैं। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सार्स का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म। और आपको बता दें सार्स का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाता है। सार्स का हमारा हेडक्वार्टर हो जाता है नेपाल में। नेपाल में कहाँ पे हो जाता है, नेपाल में हमारा काठमांडू में यहाँ पे इसका फुल हेडक्वार्टर हमारा हो जाता है काठमांडू में, ये याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 8वें की ओर। आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर होगा और आप लोग को अभी तक अच्छा लग रहा हो क्लास तो एक लाइक सब्सक्राइब से ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, अगस्त 2021 में पैरालंपिक में पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी बताइए। इसमें आप लोग से पूछा जा रहा है पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी पारा ओलंपिक में। इसको याद रखना, पारा ओलंपिक में। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। आप लोगों के सामने ऑप्शंस हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। इसका सही उत्तर हो जाएगा भवनी पटेल जो थी, इन्होंने टेबल टेनिस में ये पहली महिला बनी, खिलाड़ी बनी, और वो भी पारा ओलंपिक में। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 9वें की ओर, जो कि आप लोग के स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये भी ध्यान से देखिएगा। मटकी फोक डांस किस राज्य का नृत्य है। मटकी नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए हो जाता है केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। आप लोग सिंपली इससे आप लोग को ना भी आए ना, तो इसमें आप लोग तुक्का मार सकते हो। कैसे, तो आपको बता देते हैं। यहाँ पे सिंपली आपको हिंदी में आप लोग को दिख रहा है, हिंदी नाम है मटकी। तो ये यहाँ पे सारे जो दिख रहे हैं ना, यहाँ पे सबका अलग अलग लैंग्वेज होता है। बंगाल में बंगाली लैंग्वेज होती है, महाराष्ट्र में मराठी होती है, हिंदी होती है, गुजरात में गुजराती होती है, और केरल में कौन सा होता है वो कमेंट करके बताइएगा। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश का ये फोक डांस है। मटकी मध्य प्रदेश का फोक डांस है, ये याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 10वें की ओर, जो कि आप लोग के स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है बताइए। आप लोग के सामने ऑप्शंस हो जाते हैं महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना और तमिलनाडु। बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें अभी चर्चा किया जा रहा है, प्रस्ताव अभी रखा गया है, तो ये बनना 100% है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, और इस बार ये पूछा जाएगा। तो इसका सही उत्तर आपको बता दें, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, तेलंगाना में इस परियोजना के ऊपर काम करने के लिए अनुमति दे दी गई है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, तेलंगाना इसका सही उत्तर होगा। और आपको बता दें यहाँ पे पहला ये ऐसा कुछ होने जा रहा है, फर्स्ट ये है हमारा लगाया जा रहा है, जो कि पानी के ऊपर पानी के सरफेस के ऊपर सौर ऊर्जा की संयंत्र को लगाया जाएगा और वो तैरेगा पानी के ऊपर, सौर ऊर्जा का प्लेट जो होता है वो। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 11 की ओर, जो कि आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। आप लोग के सामने ऑप्शन है, बताइए।
बदवाना, कोयम्बटूर और चेन्नई और लखनऊ। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसका हेडक्वार्टर हमारे कहाँ पे है, हमारे इंडिया में ही है। तो चलिए इसका सही उत्तर आपको बताइए, तो चलिए इसका सही उत्तर आपको बता दें। इसका सही उत्तर हो जाएगा कोयम्बटूर। आपका ऑप्शन बी कोयम्बटूर में है, तमिलनाडु में कोयम्बटूर है, ये भी याद रखिएगा। और आपको बता दें तमिलनाडु में मानचेस्टर ऑफ साउथ भी माना जाता है कोयम्बटूर को, ये याद रखिएगा। मानचेस्टर ऑफ साउथ कोयम्बटूर को ही माना जाता है, तमिलनाडु में है, ये याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 12वीं की ओर, जो कि आप लोग के स्क्रीन के ऊपर ये रहा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% आप लोग को मैं बोल सकता हूँ, ये 100% पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा ही जाएगा। तो आप लोग के सामने ऑप्शंस हैं और क्वेश्चन आपको पढ़ के बता देते हैं। पलासी की लड़ाई अंग्रेजों और डैश के बीच लड़ी गई थी। इसमें आप लोग से पूछा जा रहा है पलासी का युद्ध किनके और किनके बीच में लड़ी गई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको मैं अच्छी से एक्सप्लेन भी करूंगा और आपको इसका रील में भी वीडियो देखने को मिलेगा एक्सप्लेनेशन वाला। तो आपको इसका सही उत्तर बता दें, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा सराजुद्दौला। पहली जो लड़ाई हुई थी अंग्रेज और सराजुद्दौला के बीच में, तो यही है उनका नाम। पहली जो पलासी की युद्ध हुई थी वो सराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में हुई थी। और आपको बता दें जो अंग्रेज़ थे वो उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था रॉबर्ट क्लेन था। रॉबर्ट क्लेन और सराजुद्दौला के बीच में लड़ाई हुई थी। कब हुई थी, तो ये हमारा हुआ था पलासी का युद्ध 1757 में, ये पलासी का युद्ध हुआ था, ये याद रखिएगा। और किनके किनके बीच हुई थी, रॉबर्ट क्लेन और सराजुद्दौला के बीच में हुई थी। और रॉबर्ट क्लेन का मदद किसने की थी, मीर जाफर में रॉबर्ट क्लेन की मदद की थी सराजुद्दौला से जीतने में। और रॉबर्ट क्लेन सराजुद्दौला को हराए थे पलासी के युद्ध में 1757 में, ये याद रखिएगा। और रॉबर्ट क्लेन कौन थे, रॉबर्ट क्लेन थे बंगाल के गवर्नर थे, गवर्नर जनरल नहीं थे, गवर्नर थे, ये याद रखिएगा। तो आप लोगों को क्लियर होगा ये पूरा अच्छी तरह से। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 13वीं की ओर, जो कि आप लोग की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, दक्षिण गंगा कहा जाता है किस नदी को। आप लोग के सामने ऑप्शन ये हो जाता है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और तुंगभद्रा। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपको बता दें इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गोदावरी को कहा जाता है दक्षिण गंगा। और आपको बता दें आप कैसे इसको मैं आपको क्लियर कर सकता हूँ, ये देखिए ये हमारा हो गया भारत का नक्शा और ये हमारा यहाँ से गोदावरी निकलती है, यहाँ से गोदावरी निकलती है और ये हमारा दक्षिण की ओर जाती है और ये बंगाल की खाड़ी में जा कर के गिर जाती है। और ये जो होती है इसी को बोलते हैं हम लोग साउथ और दक्षिण गंगा, गोदावरी को। ये आप लोगों को क्लियर होगा। और गोदावरी की लंबाई कितनी है, तो गोदावरी की हमारी लंबाई हो जाती है 1450 किलोमीटर। ये आपकी गोदावरी की हो जाती है, सबसे लंबी नदी बोली जाती है इसको, गोदावरी को। और दक्षिण गंगा भी इसे बोला जाता है। आप लोगों को क्लियर होगा ये पूरा वीडियो। आप लोगों को पसंद आया हो तो एक लाइक सब्सक्राइब से ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों को मैं अच्छी तरह से क्लियर करने की 100% प्रयास किया हूँ। धन्यवाद।